हेलो नमस्कार दोस्तों, लौट आइए इस संघर्ष की राह पर। इस राह में मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और जो भी दोस्तों अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन के साथ इस क्लास को देख रहा है उसका मैं बेधड़क स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आपको पता है ना कि मौत और मच्छर कब आ जाए ये किसी को नहीं मालूम, इसलिए दोस्तों मच्छर आने से पहले पहले हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास है दोस्तों आपका 20 मार्च 2021 यूपीपीसीएल के द्वारा लिया गया एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट का हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से इस पेपर को मैं मॉड्यूल किया हूं, इस पेपर का मैं शेड्यूल बनाया हूं और एक एक प्रश्न दोस्तों, एक एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंचाता रहूंगा और बड़े ही प्यार से दोस्तों आपको समझाता रहूंगा। अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं उससे पहले दोस्तों आपके लिए कुछ दो लाइनें हैं मोटिवेशन का, जरा गौर से देखिएगा कि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसी का होता है जो पलटकर ऊपर आता है। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं? दोबारा पढ़ता हूं कि वक्त सिर्फ उसी का होता है जो पलटकर ऊपर आता है। इसलिए दोस्तों वक्त को बदलिए, है ना, वक्त को बदलिए, किस्मत को मत कोसिए। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन 777 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कि आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको पता है ना कि हम दोस्तों लगातार इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का ये चौथा क्लास है और हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर दोस्तों उपस्थित करा दिया जाता है और इस क्लास का भी टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न यानी कि 77 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर के साथ डीसी ड्राइव का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है ना। ये सबको पता है कि डीसी ड्राइव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, बताइएगा? वांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करें। यानी कि अगर दोस्तों आपको अगर आपको वोल्टेज को कंट्रोल करके दोस्तों आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डीसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यानी कि डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ना। और दोस्तों घर में घरवाली को भी कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना डीसी मोटर को कंट्रोल करना, है ना। नहीं दोस्तों आपकी घरवाली है ना जो आपको अपने कंट्रोल में कर लेगी, फिर आपको हर बात मानना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी दोस्तों बात तो मानना ही चाहिए, सबका बात मानना चाहिए, है ना। तो घर में दोस्तों घरवाली को कंट्रोल करना है और डीसी में दोस्तों डीसी मोटर को कंट्रोल करना है और दोनों को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? वांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करना है। हर क्वेश्चन को दोस्तों, हर क्वेश्चन को देखना, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों रामबाण हो सकता है, किसी भी प्रश्न को आप मत छोड़ना। इसलिए हर इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप बिल्कुल प्यार से देखना। अगला क्वेश्चन है कि एक भूमिगत केबल में फॉल्ट का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों, चाहे वो ओवरहेड लाइन की शॉर्ट सर्किट हो या अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट हो या फिर हो अर्थ फॉल्ट, इसको दोस्तों हम तीन प्रकार से इस फॉल्ट से निजात पाते हैं। सबसे पहला है दोस्तों मुर्रे लूप, है ना। सबसे पहला कौन से? मुर्रे, और दूसरा है वार्ले, और तीसरा है दोस्तों फिशर टेस्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों टेस्ट है ना, ये केवल और केवल कहां पर पाए जाते हैं? तो भूमिगत केबल यानी कि अंडरग्राउंडिंग ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों ये केवल पाए जाते हैं। मुर्रे, वार्ले और फिशर टेस्ट, शॉर्ट और अर्थ फॉल्ट, दोनों प्रकार की फॉल्ट से आप दोस्तों इस फॉल्ट को ढूंढते हैं इन दोनों टेस्ट के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि ओपन सर्किट, ओपन फॉल्ट को हम कैसे ढूंढेंगे, तो एक नाम आता है दोस्तों, बड़ा ही नया नाम है, ब्लेवियर परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा आप ओपन सर्किट टेस्ट को ज्ञात करते हैं। किसको? ओपन सर्किट परीक्षण ज्ञात करते हैं। यानी कि अंडरग्राउंडिंग सिस्टम में अगर केबल कहीं से दोस्तों टूट गया है तो आप ब्लेवियर परीक्षण करेंगे। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वार्ले परीक्षण, है ना, मुर्रे परीक्षण या फिर फिशर परीक्षण जैसे टेस्ट को आप करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ नई नई चीजें हैं दोस्तों और उन्हीं नई चीजों को आपके नोटबुक तक पहुंचाने में आपके समक्ष आया हूं। देखिएगा क्वेश्चन अगला है, वर्ग H विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान है। दोस्तों एक ही कंटेंट मैं आप तक फेंकूंगा और आप उसको कैच करना। देखिएगा शुरू से लिखाता हूं दोस्तों, Y A E B
F, H और C। अब आपको ये याद कैसे होगा, ये एक समस्या है, इसका भी दोस्तों एक समाधान है। देखिएगा Y से क्या होगा, A से क्या होगा, E, B, F, H और C से क्या क्या होगी। सुनना, Y से होगा यार, ए से होगा आ जाना, यार आ जाना, इंतजार करते करते बेचैन हो चुका हूं। दोबारा सुनना दोस्तों, यार आ जाना, इंतजार करते करते बेचैन हो चुका हूं। फिर चलेंगे, फिर हनीमून चलेंगे, फिर हनीमून चलेंगे, यानी कि भैया जब वो आएगी तभी तो हनीमून जाएगा ना, है ना। दोबारा सुनना, यार आ जाना, इंतजार करते करते बेचैन हो चुका हूं, फिर हनीमून चलेंगे, यानी कि ऑफर कहां का मिल रहा है, हनीमून चलने का मिल रहा है। फिर देखिए इनका टेम्परेचर वाई का होता है दोस्तों 90, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस ही लिखिए, ठीक है। फिर होता है ए का 105 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस और एच का होता है दोस्तों 180 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना, 180 डिग्री सेल्सियस। और यही एच पूछा गया है और ई 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है 200 डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब है कोई एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान सहनशीलता रखता है, उसको भी सी कैटेगरी में ही रखा गया है। इसी प्रकार से 220 वाले को भी और इसी प्रकार से 200 वाले को भी। तो ये सारा टेबल है दोस्तों, आप इस टेबल को याद रखिए। एक कंटेंट एक बार और आपको बताता हूं, वाई से होगा यार, ए से होगा आ जाना, ई से होगा इंतजार, बी से होगा बेचैन हो जाना, है ना। और एफ से क्या होगा कि फिर हनीमून चलेंगे, यानी कि ऑफर कहां का मिल रहा है, हनीमून का मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा, एफ का कितना है 180, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 180 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान सहनशीलता है। जिस प्रकार से दोस्तों आपका भी सहनशीलता होता है, जब आप सहन से अधिक आप जब दोस्तों बेकाबू हो जाते हैं ना, तो आप दोस्तों कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने लगते हैं, है ना। वही दोस्तों एक लिमिटेड इनका तापमान सहने की शक्ति को बताया गया है, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन से मिलिए, प्रतिदीप्त के संबंध में CFL का पूर्ण रूप किसे माना जाता है। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की बात कर रहा है। जरा कॉम्पैक्ट के बारे में सुनिए। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों ठोस। इसका क्या मतलब होता है, ठोस। और फ्लोरोसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, सुनना, एक ऐसा पदार्थ जिस पे प्रकाश पड़ने पर दोस्तों कुछ समय तक वो प्रकाश को अवशोषित करता है और कुछ ही चंद सेकंड में उसी अवशोषित हुए प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि उत्सर्जित कर देता है। और जब उत्सर्जित करता है तो वही रिफ्लेक्ट हुआ प्रकाश हमारे तक आती है और हम उसको यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, तो अगर आपका गेंद दीवार के अंदर धंस जाता तो क्या वो गेंद दोबारा आपके पास वापस नहीं ना। इसलिए जाता है वो दीवार पर और दीवार से टकराता है और टकराने के बाद खुद वापस आ जाता है फिर से, है ना, हमारे पास। उसी प्रकार से फ्लोरोसेंट एक ऐसा पदार्थ है जिस पर ये जो लैंप है ना, बल्ब से प्रकाश निकलती है, प्रकाश की किरण को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है कुछ सेकंड के लिए, और उसी अवशोषित प्रकाश को बस ही कुछ ही सेकेंडों बाद वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है। वही होता है दोस्तों फ्लोरोसेंट। और लैंप का मतलब होता है बल्ब से, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। और इसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है ना, जो आपका दोस्तों CFL है ना, इसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन किस प्रकार का गैस है, तो ये दोस्तों एक निष्क्रिय प्रकार की गैस है। कैसी गैस है, ये निष्क्रिय गैस होती है। और इसी के साथ में दोस्तों हीलियम गैस भी भरी होती है। अब आप कहेंगे कि हीलियम किस लिए भरा जाता है, तो प्यारे दोस्तों जो आपका CFL है ना, जब जलती है तो ये हीट भी उत्पन्न करती है थोड़ा बहुत, तो उस हीट को दोस्तों हमें ठंडा करना है ना, तो ठंडा करने के लिए हीलियम भरा जाता है। बस दोस्तों निम्न मात्रा में भरी जाती है, अधिक से 99% दोस्तों ये आर्गन ही होता है, बाकी 0.12% ही हीलियम होता है। और इसका लाइफ टाइम कितना होता है दोस्तों, इसका लाइफ टाइम भी नोट करिएगा,
5000 से लेकर के 8000 घंटे इसका लाइफ टाइम होता है। अब आप मुझे बताइएगा कि इस घंटे को दिन में कन्वर्ट करके दोस्तों आप मुझे बताइए कि कितने दिन ये चलेगी, है ना। हालांकि CFL आपकी कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक चल सकता है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर आपको इसके अनुसार देखना है तो कितने दिन तक चलेगा ये दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक पॉइंट और आपके लिए नोट कराता हूं दोस्तों कि CFL से कभी छाया नहीं होती है, कभी भी छाया नहीं मिलती है CFL से। CFL इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन 81 क्या है कि DC मोटर्स के लिए निम्न हानि समीकरण पर विचार करिए। विचार करिएगा और जरा गौर से विचार करिएगा। प्रकीर्ण हानि, यांत्रिक हानि और लोहा हानि का ही मिश्रण है। 100% बात करेक्ट है। लोहा हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि और यहां पे प्लस होगा दोस्तों, प्लस भंवर हानि। ओके रिपोर्ट, ये भी है दोस्तों। यांत्रिक हानि बराबर एयर फ्रिक्शन हानि प्लस फ्रिक्शन हानि। देखिए, जब आप दौड़ते हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर मान लीजिए कि बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं दोस्तों तो हवा हमें रोकने की कोशिश करता है ना। हवा और बाइक और हम तीनों मिलकर एक दूसरे से घर्षित होते हैं, घर्षण होते हैं, वही एयर फ्रिक्शन घर्षण है। और केवल फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि बेयरिंग, जब बेयरिंग घूमती है ना दोस्तों तो घर्षण होता है, वही है दोस्तों आपका फ्रिक्शन। तो ये भी दोस्तों ओके रिपोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि A, B और C तीनों इसका सही आंसर है। समझिएगा दोस्तों, हर पॉइंट को समझिएगा, है ना। हर पॉइंट आपके लिए दोस्तों उतना ही जरूरी है जितना कि दोस्तों जीवन में सांस लेना जरूरी है। आपको पता है ना कि आपका सपना है तो दोस्तों सपनों के लिए घिसना आपको ही पड़ेगा, है ना। और आपकी जगह पे कोई दूसरा घिसने नहीं आएगा और आपको ही अपने जिंदगी से लड़ना है। और ये लड़ाई दोस्तों ऐसी लड़ाई नहीं कि आप लड़ेंगे तो आप पर कोई FIR कर देगा, आप पर कोई केस ठोक देगा, ऐसा लड़ाई ये नहीं है। ये खुद से लड़ाई है, खुद की लड़ाई खुद से है। और ये दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई FIR कोई केस नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इस लड़ाई को हर कोई लड़ नहीं पाता। जिसमें FIR और केस हो जाता है ना, उस लड़ाई को तो हर कोई लड़ लेता है। तो आपको दोस्तों इसी लड़ाई को जीतना है और खुद लड़ना है, इसलिए आपको खुद लड़ना होगा। मिलेगा अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। सिरोपरी लाइनों में संचार सर्किट पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। कहने का मतलब कि जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है ना दोस्तों, उससे जो कम्युनिकेशन सर्किट में जो इंटरफेरेंस होता है वो पैदा नहीं होता, 100% होता है। ये बात गलत है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से रूबरू कराता हूं। ये फोटोग्राफी अब देखिए, बड़ी कमाल की फोटोग्राफी दिख रही है, काफी खूबसूरत भी दिख रही है आपको दोस्तों। ये जो जगह जगह पे ये दिखाए जा रहे हैं ना, ये जो आपको जगह जगह पे इस प्रकार से हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है? जैसे कि दोस्तों आप बात करते हैं, और जब आपकी आवाज नहीं आती है तो आप क्या कहते हैं कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो कम्युनिकेशन सर्किट है उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है ना, इसके साथ देखिए यहां से कनेक्ट है। अगर बीच से दोस्तों ये हस्तक्षेप हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए, तो क्या कनेक्टिविटी हो पाएगी? नहीं, बात नहीं हो पाएगी। और जिस प्रकार से इसका अपोजिट में एग्जांपल देता हूं कि जब आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं ना दो मोबाइल से, तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता कि आधा ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, 50% ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। या तो 100% होगा या फिर होगा ही नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन सर्किट होता है, जो मोबाइल फोन का होता है जिससे आप बतियाते हैं, तो उसमें दोस्तों या तो 100% नेटवर्क या 0% ये कंडीशन नहीं आती। उसमें दोस्तों कभी 50% भी नेटवर्क आ जाता है, कभी 10%, कभी 1%, कभी खत्म हो जाता है। तो यह है दोस्तों आपका ये डायग्राम आपको इसी के बारे में जानकारी देती है कि सिरोपरी लाइनों में संचार सर्किट पर कोई हस्तक्षेप नहीं पड़ता है। ये दोस्तों सरासर गलत बात है, पड़ता है ना। सिरोपरी लाइन की तुलना में भूमिगत केबल की प्रणाली प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। बिल्कुल सरासर झूठा इल्जाम है दोस्तों। जो भूमिगत केबल, ध्यान दीजिएगा, जो अंडरग्राउंडिंग केबल सिस्टम है ना, उसमें दोस्तों स्टार्टिंग लागत जो होता है वो कम नहीं, वो बहुत अधिक होता है। पहले गड्ढा की खुदाई करवाना पड़ता है, फिर केबल डालना पड़ता है। महंगाई पता है कहां पर आ जाती है? जब आप केबल, इतनी मोटी मोटी केबल डालते हैं ना, उसके ऊपर जब आप इतनी मोटी लेयर वाली उसमें जब आप
इंसुलेशन डालते हैं वो इंसुलेशन उसको महंगा बना देता है। वैसे भी कॉपर महंगा है और कॉपर के साथ जब इंसुलेशन आप लपेट देते हैं इंसुलेटेड केबल तो वो इंसुलेशन उसको महंगा बना देता है। इसलिए दोस्तों जो आपका अंडरग्राउंडिंग सिस्टम का स्टार्टिंग लागत होता है ना वो बहुत अधिक होता है, यही इसका सबसे बड़ी वजह है। तो दोनों आंसर गलत हो गया, ए और बी गलत है, ए बी, हाँ ए और बी गलत है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा हर लफ्ज आपको समझ में आता होगा, मेरा बोला हुआ हर शब्द हर पॉइंट समझ में आता होगा। जहां पर दोस्तों आपको ना समझ में आए बिल्कुल बेधड़क दोस्तों कमेंट करिएगा, है ना, बिल्कुल झिझकना नहीं आपको। लघुकृत कुंडलियों, इसका मतलब है कि लघुकृत यानी कि शॉर्ट सर्किट, है ना, एक मोटर के परीक्षण हेतु तो उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण को कहा जाता है। इसको दोस्तों हम ग्राउलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्राउलर। सिंक्रोनाइजिंग कौन कौन से युक्तियों के किया जा सकता है, या तो परिणामित्र का दोस्तों या फिर जनरेटर का, किसका, या परिणामित्र का, जनरेटर का। पात नाल क्या करता है, पात नाल का मतलब होता है दोस्तों पेन स्टॉक, क्या होता है, पेन स्टॉक। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्टोर होते हैं, है ना, चाहे वो कोई सा भी स्टोर, चाहे वो क्लिनिक स्टोर हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, तो वहां पर दोस्तों देखिए कि पहले से माल स्टॉक में ला के रखते हैं। जैसे नमकीन बिस्किट हो गया, मतलब कि जो भी हो गया दोस्तों, किराना स्टोर में जो भी हो गया पहले से स्टॉक ला के रखते हैं ना। उसी प्रकार से जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना उसमें पेन स्टॉक एक लगा होता है, यानी कि एक्स्ट्रा में पानी को बचा के रखते हैं, वो इमरजेंसी के समय वो काम आता है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। और सिंक्रोनस दोस्तों ये डीसी मोटर की बात नहीं है। और कम्यूटेटर कहां पर होता है, तो ये कम्यूटेटर दोस्तों मोटर में होता है। कहां पर, मोटर में। किस मोटर में, डीसी मोटर में। जैसे हमारा और आपका एक पहचान पत्र है जिसको हम परिचय पत्र या आधार पत्र कहते हैं, आधार कार्ड कहते हैं, उसी प्रकार से कम्यूटेटर यानी कि डीसी मोटर का भी एक पहचान पत्र है जो होता है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से ही पहचाना जाता है कि ये डीसी मोटर है। और एसी मोटर की पहचान कैसे करेंगे, तो स्लिप रिंग के द्वारा आप उसको पहचान करेंगे। ग्राउलर का एक बार चित्र देखिए दोस्तों, ये शानदार चित्र आप तक पहुंच रहा होगा और बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा। ये ग्राउलर है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से ये सब, ये पूरा ग्राउलर है। इस ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर लगा हुआ है और देखिएगा यहां पर दोस्तों टेस्ट हो रहा है। अब ये कौन सा टेस्ट कर रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। अगर बॉडी टेस्ट होता तो शायद शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो सकता है ना, हाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही हो सकता है कम्यूटेटर का, कि कम्यूटेटर के अंदर दो सेगमेंट आपस में शॉर्ट तो नहीं हो चुके हैं, उसी चीज का ये परीक्षण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों परीक्षण करते हैं। और ग्राउलर जो होता है ना आपका, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल ग्राउलर होता है। और ग्राउलर से ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट, ये सब कुछ चेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति N1 है और रोटर N2 पर चल रहा है तो रोटर और रोटर फ्लक्स के बीच सापेक्ष कितना होगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो N1 है दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की गति है। किसकी गति है, चुंबकीय क्षेत्र की गति है। और जो N2 है ये रोटर की गति है। किसकी गति है, ये रोटर की गति है। तो रोटर की गति N2 और चुंबकीय क्षेत्र की गति है ये N1। और हमेशा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की गति बड़ी होती है रोटर की गति से, क्योंकि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक फीलिंग है, एक प्रभाव है जिसका कोई वजन ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। जैसे हवा का ना कोई आकार है। कभी आपने देखा कि पीले कलर का हवा बह रहा है, कभी आपने देखा है कि लाल कलर का हवा बह रही है, ऐसा नहीं ना। तो हवा के जैसे ये भी है दोस्तों, ये एक प्रभाव है, इसकी गति बहुत अधिक होती है। और रोटर का एक आकार होता है ना। रोटर चाहे लंबा हो, गोला हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन एक आकार होता है। और रोटर का एक खुद का वजन होता है, इसलिए अपने वजन को लेकर के जब वो घूमती है ना तो उस स्पीड से नहीं घूम पाती जितना कि चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो हमेशा दोस्तों रोटर की गति कैसी होती है, कम होती है। तो चलिए दोस्तों आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके रिपोर्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 कंप्लीट 85। दोस्तों बिल्कुल इस क्लास को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहिए। और जब आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ जाए तो बिल्कुल बेधड़क शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ये आप पर है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल प्यार से दोस्तों रेड कलर वाला सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है ना। बाकी सब कुछ दोस्तों, सब कुछ भला ही भला हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ना ही दोस्तों कोई आपको रोक टोक है। बिल्कुल आपके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल दोस्तों आप अपने मर्जी के मालिक हैं।
मिलेगा 85 नंबर क्वेश्चन से कि डीसी मोटरों की गति को निम्न में से किसमें परिवर्तन कर नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों अभिवाह या फ्लक्स याद दिलाऊं आपको, डीसी मोटर में क्या होता है, एन समानुपाती फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो एन बढ़ेगा, फ्लक्स को घटाएंगे तो एन घटेगी, यानी कि है ना, एन क्या है, गति है, ये क्या है दोस्तों, गति, और फ्लक्स आपको पता है। तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर है आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध। आपको दोस्तों मैं याद दिलाता हूं कि आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध कहां कैसे आप मोटर को स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो आपको दिलाता हूं दोस्तों, डीसी मोटर का जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि होती है, याद आ गया ना दोस्तों, आर्मेचर का डाइवर्टर विधि है जो डीसी मोटर में आर्मेचर के समांतर क्रम में हम एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध लगा करके डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसी की बात ये कर रहा है ना, आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध। तो इसके द्वारा भी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। प्रयुक्त वोल्टता आपको दोबारा याद दिलाता हूं दोस्तों, जो आपका वार्ड लियोनार्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाम थोड़ा सा उटपटा है, वार्ड लियोनार्ड, ऐसा लगता है कि कौन सा अंग्रेजन का नाम है ना, वार्ड लियोनार्ड विधि के द्वारा जो आप स्पीड कंट्रोल करते हैं ना डीसी मोटर की, तो आर्मेचर का वोल्टेज को कंट्रोल करके आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं इस वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा। तो तीनों विधि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो आंसर ए बी सी तीनों सही है। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से मिलिए, यही आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है आपके लिए, पूरा डिस्प्ले कवर कर गया है। और इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि नीचे दो दिए गए उपकरणों के नाम है। पहला है कि वोल्टता संचालित भू रिसाव परिपथ वियोजक या ईएलसीबी, दूसरा है कि धारा संचालित जिसे औपचारिक रूप से बचा हुआ यानी कि अवशिष्ट करंट परिपथ वियोजक या आरसीसीबी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों आपको समझ आ गया। इन उपकरणों के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। आपको दोस्तों कहा गया, हाँ, आरसीसीबी और ईएलसीसीबी के बारे में बताना है, कंपेयर करना है, कौन सी बात गलत है। तो पहला ही गलत है, ईएलसीबी फॉल्ट स्थिति के लिए बहुत संवेदनशील है। ना 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 ना, यह संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जैसे आप नंगे पांव चलते हैं ना जमीन पे, तो मान लीजिए कि आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभते ही तुरंत आपको दर्द होता है। ऐसा नहीं कि कांटा आज चुभा तो दर्द परसों दिन उठा, परसों दिन दर्द होने लगा, ऐसा आपने देखा है, नहीं ना। तो आपका जो दिमाग है ना, ये सेंस करने की कैपेसिटी बहुत अधिक है, बहुत संवेदनशील है, बहुत चतुर है साला। जैसे ही आपके पैर में चुभेगा कांटा, तुरंत ये सिग्नल भेजेगा और फिर आपको दर्द होने लगेगा। जैसे कि दोस्तों, और जैसे कि आजकल बहुत प्यार मोहब्बत में भी ये होता है कि दोस्तों अगर एक दिन फोन भी ना लगे, फोन भी ना उठाए, तो इतना संवेदनशील हो जाते हैं, इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि लगता है कि अब जान ही निकल जाएगी। जी रहे हैं तो उसी के लिए, मर रहे हैं तो उसी के लिए, मतलब कि क्या जिंदगी है यार, है ना। तो वो भी संवेदनशील ही हो गया एक प्रकार से, समझ रहे हैं ना। तो उसी को कहा जाता है संवेदनशील। तो ये गलत बात है। ईएलसीबी में दोस्तों संवेदनशील ईएलसीबी नहीं होता है, इसलिए कई बार परेशान करने वाले विमोचन, विमोचन का मतलब संकट मोचन नहीं दोस्तों, विमोचन का मतलब फॉल्ट हो जाना। कहने का मतलब है कि कई बार परेशान करने वाले फॉल्ट हो जाते हैं, कि बेवजह कोई फॉल्ट नहीं आया होता फिर भी ईएलसीबी ट्रिप हो जाते हैं। भैया ये कौन सा यार, यानी कि ये किस प्रकार का उपकरण है ना। बाकी पढ़िएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अनंत बस बार का गुण होता है, ऐसा दोस्तों पॉइंट आप तक फेंक रहा हूं, उस पॉइंट को कैच करना भी दोस्तों आपका ही हुनर होना चाहिए। आप कंटेंट को कैच करने का हुनर रखते होंगे तो कैच जरूर करेंगे। अनंत बस बार का गुण होता है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, चर वोल्टता और अचर आवृत्ति के साथ एक बस, बिल्कुल गलत बात है। एक बस जिसमें अपरिमित वोल्टता है, गलत है। चर आवृत्ति लेकिन अचर वोल्टता के साथ एक बस, बिल्कुल। अब तो ऑप्शन ही एक बचा है, तो कर दीजिए इसको, ठोक दीजिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट और कर लीजिए 1 नंबर अपने नाम। एक बस जिसमें किसी भी अन्य तथ्यों से निरपेक्ष नियत टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति हो, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज नियत हो और आवृत्ति नियत हो। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि एक, ये मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक बस बार है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये एक बस बार। इसका जो वोल्टेज एंगल है ना दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज एंगल कैसा होना चाहिए, वोल्टेज एंगल इसका 0 होना चाहिए, वही कंडक्टर कहलाता है बस बार, आसान शब्दों में। और दूसरी बात ध्यान से सुनना कि जो आपका बस बार है ना, ये हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। किसका,
हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है। क्यों हार्ड ड्रोन कॉपर का तैयार किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो उस लॉजिक को मैं आप तक रखता हूं दोस्तों कि हार्ड ड्रोन कॉपर इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए ये आपका एक जनरेटर है, ये क्या है दोस्तों, आपका एक जनरेटर है और ये एक फीडर है ना, कई सारे फीडर है, देखिए कई सारे फीडर है। इस फीडर के हम इस फीडर और जनरेटर को एक कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। ये कंडक्टर है आपका बस बार, ये क्या है, बस बार, जो किसका बना हुआ है, हार्ड ड्रोन कॉपर का बना हुआ है। हम चाहते हैं कि मान लीजिए कि 1000 वोल्ट ये एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है आपका जनरेटर, और हमें इस फीडर तक 1000 वोल्टेज ही ट्रांसफर करना है, 1000 वोल्टेज ट्रांसफर करना है, तो हम हार्ड ड्रोन कॉपर से बना बस बार का प्रयोग करेंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक ऐसा चालक जिससे सप्लाई किया गया वोल्टेज या पावर को बिना ड्रॉप कराए ये दोस्तों अनंत यानी कि इस फीडर तक पहुंचा दे, वही कहलाता है आपका बस बार। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा, है ना। बस संघर्ष करते रहिए यार, संघर्ष ही एक जीवन है ना। संघर्ष करने में जो मजा है ना दोस्तों, आप यकीन मानिए और कहीं मजा नहीं है जितना मजा संघर्ष करने में है। बस दिल लगा के करिए संघर्ष, बस दोस्तों अपने आप को झोंक दीजिए। सपना दोस्तों आपका है तो मेहनत भी किसका होना चाहिए, सपना अपना है तो मेहनत भी अपना होना चाहिए, है ना। इसीलिए दोस्तों मौत और मच्छर कब आ जाए किसी को कोई कुछ पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि मौत और मच्छर कब आ जाए। तो मौत आने से पहले पहले दोस्तों कर डालो कांड, है ना, छू लो दोस्तों बुलंदियों को, ऊंचाई को, और मच्छर आने से पहले दोस्तों आप अपने मच्छर से बचने का जुगाड़ कर लो, नहीं तो मच्छर क्या पता है ना आपको हिजड़ा बना जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपको नहीं कहने का मतलब है दोस्तों कि वो मच्छर आपका क्या हाल कर सकता है, ये आपको भली भांति पता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक भार चालन के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य क्या है। तो इसका दूसरा क्या कार्य है दोस्तों, विद्युत भार के निम्न पश्चगामी शक्ति गुणक को सही करता है। यानी कि देखिए जो आपका लोड है ना, लैगिंग इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव में दोस्तों लैगिंग लोड होता है। नेचर कैसा होता है, लैगिंग नेचर का होता है। तो लैगिंग नेचर वाली जो लोड है ना दोस्तों, ये किसका डिमांड करता है, रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है। और रिएक्टिव पावर कौन देता है, कैपेसिटर आउटपुट में रिएक्टिव पावर देता है और इनपुट में इंडक्टिव पावर की वो डिमांड करता है। तो ये जो लैगिंग लोड से जो इंडक्टिव पावर निकलेगा वो कैपेसिटर को जाएगा, और कैपेसिटर से जो आउटपुट रिएक्टिव पावर निकल रहा है वो पश्चगामी लोड के पास आएगी, लैगिंग लोड के पास आएगी। ये उसी का डिमांड कर रहा है, तो इसका भी डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका डिमांड कंप्लीट कौन कर रहा है, तुल्यकालिक जनित्र कर रहा है या तुल्यकालिक मोटर कर रही है। जब आपका तुल्यकालिक जनित्र यानी कि मोटर नो लोड कंडीशन में, कब नो लोड कंडीशन में और ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में दोस्तों, जब इसको हम चलाते हैं तो ये कंडेंसर की तरह काम करता है, कैपेसिटर बन जाता है, और कैपेसिटर के आउटपुट से दोस्तों रिएक्टिव पावर निकलता है। उसी रिएक्टिव पावर की डिमांड कौन कर रहा है, पश्चगामी आपका लोड कर रहा है, लैगिंग लोड कर रहा है। तो ये जो लैगिंग लोड है ना दोस्तों, इसका जो पावर फैक्टर है इसको बढ़ा देता है आपका तुल्यकालिक मोटर। आपको अगर मैं कहूं कि पावर फैक्टर किसको कहते हैं, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ नोट करिए दोस्तों, जो एक ऐसा चिड़िया दोस्तों, जो आपका पावर फैक्टर है, ये एक ऐसा चिड़िया है, उस चिड़िया का नाम है पावर फैक्टर, जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट को एक्टिव पावर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दे, है ना, वही कहलाता है पावर फैक्टर। दोबारा सुनना, जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट को एक्टिव पावर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दे वही पावर फैक्टर कहलाती है। और पावर फैक्टर जितना अधिक होगा ना, जनरेटर से उत्पन्न हुआ वोल्टेज यानी कि जनरेटर से उत्पन्न हुआ पावर हमें उतना ही आउटपुट में अधिक मिलेगा, है ना, वास्तविक शक्ति हमें उतना ही अधिक मिलेगा। इसलिए पावर फैक्टर का दोस्तों सही होना बहुत ही जरूरी है। और पावर फैक्टर ध्यान दीजिएगा, जो आपका पावर फैक्टर है ना, अगर कम हो जाता है तो लाइन लॉस होने लगता है, कहने का मतलब पावर ड्रॉप होने लगती है। और आपको पता है ना दोस्तों, सरकार जो गवर्नमेंट है हमारे दोस्तों जिंदगी से खेल करके वो पावर प्लांट में दोस्तों कोयला जला करके पावर का उत्पादन करता है, बेफालतू का लॉस करने के नहीं, उसको यूज करने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कैपेसिटर लगा के रखिए लोड में, ताकि दोस्तों पावर लॉस होने की कोई दिक्कत आए ही ना। यदि किसी क्षेत्र को प्रक्षेपण के साथ शक्तिशाली रोशनी से प्रकाशित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों नया कंटेंट आपको दूंगा, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है फ्लड लाइट। इसको क्या कहा जाता है, फ्लड लाइट। आपने देखा होगा कि जो स्टेडियम होता है, जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, वहां पर दोस्तों CFL लाइट लगे होते हैं, पता है, CFL LED लाइट लगे होते हैं। वो दोस्तों LED लाइट क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र को प्रक्षेपण यानी कि पूरा ग्राउंड है, पूरे क्षेत्र में हमें लाइट लगाना है,
प्रकाश डालना है तो हम क्या करेंगे, हम फ्लड लाइट का प्रयोग करेंगे। बाकी सड़क पर आपको पता है हेलोजन लाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। यदि 30 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सीरीज संयोजकता के मानक शुष्क सेल का प्रयोग किया जाना है तो कितने सेलों की आवश्यकता पड़ेगी। इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि आप इसको ना 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कितना वोल्टेज आपको चाहिए, 30 वोल्ट है ना। एक शुष्क सेल में कितना वोल्टेज होता है, 1.5। अगर मैं दोस्तों पॉइंट को काट दूं तो ऊपर कितना चला जाएगा, 10। कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 300/15। कितना, 300/15। 15 दुआ 30 और 1 0 और 20 सेल की आवश्यकता होगी। बताइए कोई समय लगा क्या? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों आपके फेवर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 3 फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक प्रतिरोध को प्रवर्तन उद्देश्य के लिए घूर्णक परिपथ में जोड़ा जाना चाहिए। 100% गलत कह रहा है दोस्तों, 100% आपको गलत ये बात बोल रहा है। आपको मैं बताऊं ये प्रवर्तन, सॉरी कहां गया, हाँ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता। 3 फेज का, चाहे 3 फेज का हो चाहे सिंगल फेज का हो, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा होता है ना। उसके रोटर में हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं प्रवर्तन के उद्देश्य से, यानी कि स्टार्ट करने के उद्देश्य से। तो ये गलत हो गया। घूर्णक चालक अंतवलियों का मतलब होता है कि जो आपका चालक में रोटर बार्स होते हैं ना कॉपर के, उसको एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं हम, है ना। इस प्रकार से उनको शॉर्ट किया जाता है। अब देखिएगा ये आपका क्या बन गया, ये आपका रोटर बन गया, है ना। ये आपका रोटर बन गया। तो ये जो आपको गोला आकार का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एंड रिंग, जिसको हम अंतवलय के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये शॉर्ट सर्किट होते हैं। देखिए सारे कंडक्टर के साथ में ये टच है। तो ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों गलत है, बी सही है और ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों बने रहिएगा इस क्लास में, आपको छोड़ करके जाना नहीं है, है ना। आप पेन और कॉपी के साथ मेरा इस क्लास को देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। और जो आपकी माँ है दोस्तों, वो भी आपको पीछे से देख रही है, वो भी देख रही है कि मेरा बेटा बिल्कुल पूरे शिद्दत के साथ पेन और कॉपी से संघर्ष कर रहा है, कलम से क्रांति कर रहा है। आप उस माँ को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों पूरे क्लास को देखिएगा, हर क्वेश्चनों को दोस्तों सामना करिए, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो। ये दोस्तों आपका ही जिम्मेदारी है, इसलिए आपको हर प्रश्नों से उलझना होगा, है ना। जब आप एग्जाम के समय बैठेंगे ना एग्जाम हॉल में, और जब प्रश्न आपके सामने आएंगे, जब आपकी तैयारी नहीं होगी दोस्तों, जो आपका दिल धड़क रहा है ना 1 मिनट में 72 बार, वो 1 मिनट में 172 बार धड़कने लगेगा। इसलिए उस धड़कनों को दोस्तों आप एहसास पहले से करिए कि 172 नहीं 72 बार ही धड़काना है इसको, है ना। लेकिन हमें दोस्तों संघर्ष इतना आपको करना है, इतना संघर्ष करना है कि दोस्तों 72 बार ही आपका दिल का धड़कन होना चाहिए, 172 नहीं। 172 बार कब होता है, डर में होता है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चनों को देख के आप तभी डरेंगे जब आप दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करे रहेंगे। इसलिए आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। प्रदीप्ति के व्युत्क्रम के नियम के अनुसार यदि प्रकाश सोर्स और सतह के बीच की दूरी d है तो सतह की प्रदीप्ति किसके अनुपातिक होगी। देखिए जो इल्यूमिनेशन होता है ना, प्रदीप्ति होता है ना, उसका 2 नियम है। जो प्रतिदीप्त है दोस्तों, इसका टोटल 2 नियम है। पहला नियम है कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और जो दूसरा है यह है दोस्तों लैम्बर्ट-कोज्या नियम। लैम्बर्ट-कोज्या नियम, लैम्बर्ट-कोज्या नियम कौन से विदेशियन का नाम है। व्युत्क्रम यानी इसमें होता है कि E समानुपाती 1/d², इसमें होता है दोस्तों E समानुपाती 1/d² cos φ। बस फर्क दोस्तों तनिक सा है, तनिक सा फर्क है। आप इसको बिल्कुल दोस्तों अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बस देखिएगा ये एक लैंप है, सॉरी लैंप इस प्रकार से थोड़ी होता है, थोड़ा सा लंबा आकार का होता है ना। ये एक लैंप है दोस्तों, और ये क्या है, पृथ्वी का सतह है। ये है पृथ्वी का सतह और ऊपर एक लैंप लटकी हुई है। इस लैंप से जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, देखिए इस प्रकार से इस लैंप से जो प्रकाश की किरण आ रही है, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा, बस आप दोस्तों देखते जाइए।
ये प्रकाश की किरण आ रही है, बड़े ही प्यार से दोस्तों प्रकाश की किरण आ रही है। तो इसमें देखिएगा इन्होंने क्या कहा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है कि ई क्या है, इल्यूमिनेशन दूरी के डी है, ये ना, ये ए नहीं, ये डी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना अधिक दूरी बढ़ाएंगे दोस्तों उतना ही अधिक इल्यूमिनेशन घटने लगेगा, है ना। देखिएगा इल्यूमिनेशन आपने दूरी बढ़ाया, इल्यूमिनेशन क्या हो गया, घट गया। लैम्बर्ट कोज्जा नियम ने क्या कहा, सिर्फ दूरी बढ़ाने से ही नहीं घटेगी, सिर्फ दूरी बढ़ाने से नहीं घटेगी, ये जो आपका प्रकाश आ रही है ना, ये जो प्रकाश आ रही है इस सतह के साथ एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, इसका देखिएगा ये बिल्कुल सीधे आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये किस प्रकार से आ रही है, इतना इसका एंगल बना है, ये किस प्रकार से रही, इतना एंगल बना। तो इसके एंगल पे भी डिपेंड करता है ना। तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा, ई बटा डी स्क्वायर, 1/d², यही इसका सही आंसर है। तो ये चीज सब समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें, बहुत बढ़िया बात कहा है दोस्तों। इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया बात कहा है। और आपस में कनेक्शन कैसे करना है, तो समांतर क्रम में करना है। इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास में वृद्धि करें, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि प्रतिरोध को कम करने के उपरोक्त में से कौन मदद करता है, ए बी सी तीनों मदद करते हैं भैया, ए बी सी तीनों मदद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ता हूं, 2 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 है कि निम्न में से कौन सा किसी परिपथ के शक्ति गुणक के बराबर होती है। अब दोस्तों आया है ऐसा सवाल जो आपके नोटबुक तक इतना कंटेंट में पहुंचाऊंगा इस क्वेश्चन से कि आपके लिए दोस्तों वो रामबाण की तरह काम करेगा। बस आप देखिएगा दोस्तों, इसमें मैं मिर्च मसाला कैसे ऐड करता हूं कि देखिए इसका आंसर क्या होगा, किलोवाट बटे केवीए। किलोवाट क्या है दोस्तों, ये है आपका वास्तविक शक्ति, ये क्या है आपका वास्तविक पावर। कहां से मिलता है आपका वास्तविक पावर, तो आप भैया मोटर से प्राप्त करते हैं। कहां से, मोटर से। ये किलोवाट केवीए क्या है, तो ये है दोस्तों आपका आभासी पावर। ये क्या है, आभासी पावर। कहां से आपको प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होगा दोस्तों अल्टरनेटर से। कहां से, अल्टरनेटर से या फिर परिणामित्र से, जिसको आप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो किलोवाट और केवीए ट्रांसफॉर्मर पावर फैक्टर ही होता है। दूसरा है कि केवीएआर और केवीए, ये गलत बात है ना यार। ऑप्शन डी देखिए ना, किलोवाट बटे केवी है, केवीआर बटे किलोवाट, केवीए नहीं है ना। आर बटे एक्स, कर गया मिस्टेक, आर बटा एक्स नहीं दोस्तों, आर बटा जेड होगा। जेड क्या है, तो ये है आपका एडमिटेंस, ये क्या है एडमिटेंस। और आर क्या है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। तो आर बटा जेड होता है, ये किसका सूत्र बन जाएगा, ये पावर फैक्टर का। ये किसका सूत्र बन गया, पावर फैक्टर का। और जी बटे जेड नहीं दोस्तों, जी बटा वाई होना चाहिए, है ना। जी किसको बता रहा है, ये चालकता को बता रही है, और वाई दोस्तों एडमिटेंस को। ये किसको बता रही है, एडमिटेंस को बता रही है ना। तो जी बटा जेड नहीं, जी बटा वाई होना चाहिए, तब ये आपका पावर फैक्टर का सूत्र बनेगा। और आर बटा एक्स नहीं, आर बटा दोस्तों जेड होना चाहिए, तब आपका पावर फैक्टर का सूत्र फिट बैठेगा। और केवीआर बटे केवीए नहीं, किलोवाट बटे केवीए होना चाहिए, तब आपका पावर फैक्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों पावर फैक्टर में दोबारा बता देता हूं, जो रिएक्टिव पावर है ना, जो रिएक्टिव जो आपका पावर होता है ना, इसको दोस्तों कन्वर्ट कर दे एक्टिव पावर में। किसमें, एक्टिव पावर में। वही कहलाता है दोस्तों आपका कॉस फाई, वही कहलाता है कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर उसी को कहा जाता है ना। रिएक्टिव पावर जो होता है ना, वो हमें मोटर से मिलता है। कहां से, मोटर से मिलता है। तो बस दोस्तों आपके नोटबुक तक पहुंचाना ही मेरा जिम्मेदारी है, और बहुत ही बखूबी तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और जब जिम्मेदारी दोस्तों बहुत अच्छे तरह से निभा लेता हूं ना, तो मुझे अंदर से बहुत ही सुकून महसूस होता है। जैसे कैसे सुकून, उस पल को आप याद करिए दोस्तों, उस पल को याद करिए जब आप दोस्तों आप अपने शाहजहां को जब गले लगाते हैं ना, तो जो आपके दिल में ठंडक पहुंचती है ना, वही ठंडक मेरे अंदर भी पहुंचती है जब मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता हूं। तो एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि स्टेटर के साथ
तारा संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पीयर की लाइन धारा खपत करती है। यदि डेल्टा संयोजन हो तो यह लाइन करंट कितना खपत करेगी? बोर्ड ने दोस्तों इसका आंसर माना था 15 एम्पीयर, है ना। मन तो करता है कि यूपीपीसीएल बोर्ड पर एक एफआईआर ठोक ही दे, लेकिन दोस्तों चलिए माफ करते हैं उनको। 15 इसका आंसर नहीं, 45 इसका आंसर होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो आपका तारा संयोजन है ये इसका मतलब है कि स्टार संयोजन है, स्टार कनेक्शन है, और स्टार में 15 एम्पीयर करंट बह रही है ना, तो वही जब डेल्टा में आएगी तो लाइन करंट उसका अंडर रूट 3 गुना होता है। तो अंडर रूट नहीं दोस्तों, ओनली 3, तो कितना हो जाएगा? 45 एम्पीयर। तो बोलिए प्यारे दोस्तों आंसर होना चाहिए 45 एम्पीयर कि नहीं होना चाहिए? तो चलिए छोड़ देते हैं, एफआईआर नहीं कराते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन था ऑप्शन नंबर, वो भी मुझे भूल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों बस आपने पूरे शिद्दत के साथ मेरे साथ बना रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं ऑनलाइन होता अभी तो दोस्तों मेरे खुशी का और कोई ठिकाना नहीं होता है ना। तो चलिए दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 था। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम पार्ट नंबर 5 को कवर करेंगे। उसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, और उसका समाधान भी दोस्तों, उसका प्रस्तुतिकरण भी दोस्तों बिल्कुल दिल से कराऊंगा। हर क्लास को दोस्तों मैं एक जिम्मेदारी के साथ लेकर आता हूं और जिम्मेदारी को निभा जाता हूं, है ना। तो बस दोस्तों अपने जिंदगी में दूसरों का सहायता करते हुए अपने जीवन को जिए, और जो कमजोर विद्यार्थी उनको भी अपने साथ लेकर चलिए, है ना। साथ लेकर चलना दोस्तों ये एक महान काम होता है, और महानता आपके अंदर, पूरे भारतीय के अंदर है, पूरे भारत के नागरिक के अंदर है। आप भी एक भारत के नागरिक हैं, तो दूसरों को सपोर्ट करना भी दोस्तों आपका ही एक कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का अलविदा। थैंक यू।